हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है, मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर की, जो कि होने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट। वन शॉट क्लास है चैप्टर नंबर 3 की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, जहां पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में समझा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इस जर्नी को। और इस जर्नी में होने वाला है बहुत सारा मजा, क्योंकि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक ही ऐसा है जहां पे हमें मजे लेके पढ़ना ही रहेगा। बिना मजे लिए तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो फैक्टर्स कैसे इंफ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके नाम के बारे में जानने को मिलेगा, उनके काम के बारे में जानने को मिलेगा। और बड़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए, अगर आपको बड़े होके अगर आपको पढ़ाई लिखाई करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो ये जो चैप्टर है यहां से आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता लगता है कि भाई मेरा जो इन्वायरमेंट है वो मेरे बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, मुझे उससे कैसे बचना है या होने वाले नुकसान को कैसे कम करना है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू, जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले मतलब समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या होता है। पहले ये समझ लो यार, जैसे कि एक इंसान का इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि मेरा आपका इन्वायरमेंट होता है, हमारे इन्वायरमेंट या हमारे वातावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पानी, है ना, और ये आसमान, ये सारा हमारे इन्वायरमेंट में आता है। हवा, ये हमारा इन्वायरमेंट है। ओके, और जब ये हवा पोल्यूटेड हो जाती है ना, तो हम कहते हैं हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो गया, एयर पोल्यूशन हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि यही हमारा इन्वायरमेंट है, यही हमारा वातावरण है। बट हम क्योंकि सोशल साइंसेस तो पढ़ नहीं रहे, तो हमें इसको कनेक्ट करना होगा अपने बिजनेस से। और बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस का भी अपना एक इन्वायरमेंट होता है। वो सारी चीजें जो बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम इंसानों का एनवायरनमेंट है, और अगर बारिश होती है तो हमको इफेक्ट डालती है। बारिश होती है तो भैया बीमारियां लेके आती है, बारिश होती है तो हो सकता है भैया आपको ठंड भी लगे, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम पे निगेटिव इफेक्ट भी डालती है। एंड बारिश होती है तो मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है, गुलाबी मौसम हो जाता है, तो उस केस में आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। जरूरत है कि आप अपने आप को इस तरह से ढाल लें कि आपको किसी भी किसी भी चेंज का पॉजिटिव ही हो। तो वैसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट का फैक्टर्स बदलते रहेंगे। फैक्टर्स का काम है बदलते रहना, एनवायरनमेंट का काम है बदलते रहना। बिजनेस को यह देखना पड़ेगा कि हमारे ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना बात को। भाई बारिश हुई, आपने अपना ध्यान रखा, गर्म पानी पिया, ठंडा पानी नहीं पिया, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाई, तो आपको जुकाम नहीं होगा। आपने बारिश को एंजॉय किया। अगर आपने बारिश होने के बाद भी आपने ठंडा पानी पिया तो हो सकता है भैया जुकाम हो जाए। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि एक बिजनेस को भी रिलेट कर लीजिए, एक इंसान से एक बिजनेस को, तो बिजनेस को भी इसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने आप को होने वाले नुकसान को कम करना होगा, एंड बिजनेस को प्रॉफिट की ऊंचाइयों तक ले जाना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा हो ये इंश्योर करना होगा। और ये कैसे होगा, जब हम बदलते हुए एनवायरनमेंट से अपना फायदा निकलवा सके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब यही होता है कि जो सारे फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस पे इफेक्ट डाल सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो, ये देखो लिखा हुआ है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। बेटा क्या हमारा बारिश के ऊपर, ठंड के ऊपर, गर्मी के ऊपर कंट्रोल है? नहीं। हम बारिश होगी, ठंड होगी, गर्मी होगी, हमें अपने आप को बचाना है, बस हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फैक्टर का काम है बदलना, एनवायरनमेंट का काम है बदलना, हमें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करना है। चलो, इट हैज बोथ द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस। जब एक एनवायरनमेंट बदलता है ना, तो थ्रेट्स भी आती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, यानी कि खतरे भी आते हैं एंड मौके भी आते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और समझो यार, अगर मान लो बारिश होती है, तो अगर आपकी अम्ब्रेला की कंपनी है, अगर आपकी छाता बनाने वाली कंपनी है, एंड आपके जिले में इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लोग अम्ब्रेला खरीदेंगे, आपका फायदा होगा। ठीक है, वहीं पे अगर आपका काम है रेनकोट बनाने का, आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है ना। ठंड के मौसम में अगर आप हाफ टी शर्ट बेचोगे तो नहीं बिकेगी। ठंड के मौसम में आप जैकेट, हुडीज बेचोगे, स्वेटशर्ट्स बेचोगे, स्वेटर्स बेचोगे, तो ही वो बिकेगी, राइट। तो आपको देखना है कि यार जो इन्वायरमेंट बदल रहा है ना, वो
मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का भी एक साधन है। एंड अगर मैंने अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा तो खतरनाक भी हो सकता है, यानी कि थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों ही बदलते हुए वातावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ आती है आपके पास। दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द कंपनी। ये सारे फैक्टर्स कंपनी के फंक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, समझ रहे हो ना, कंपनी कैसे फंक्शन करती है ना, ये सारे एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं, बहुत गंभीर। एंड हाउ अ कंपनी वर्क्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में, और कंपनी के फंक्शंस क्या हैं, उन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। मैंने बताया ना, मैंने अच्छा और बुरा, मतलब बुरा प्रभाव भी हो सकता है और अच्छा प्रभाव भी हो सकता है। ओके, सम ऑफ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट एंड सिचुएशन। ये सारे फैक्टर्स मिलके कंपनी की दुर्दशा भी कर सकते हैं और कंपनी को जमीन से लेकर आसमान तक उठा भी सकते हैं, इतनी पावर होती है। चलो जी, बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यार देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपको यहां पे नजर आ रहा है ना, इसके अपने कुछ फीचर्स हैं। जो एनवायरनमेंट है ना, जो वातावरण है, इसके अपने कुछ फीचर्स हैं। वही इंसान वाला एग्जांपल लीजिए, बारिश वाला, ठंडियों वाला एग्जांपल लेके पढ़ाता हूं। सबसे पहले तो बारिश क्या हो जाए, मौसम बदल रहा है, ठीक है, सुबह धूप निकली है, अभी रात शाम को बारिश हो गई, फिर हो सकता है भैया रात में जो है गर्मी का मौसम हो गया, उमस हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए। इसका मतलब एनवायरनमेंट चाहे इंसान का हो और चाहे बिजनेस का हो, उसका काम है बदलते रहना, यानी कि डायनेमिक। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना, वो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा ही बदलता रहता है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। एक आम आदमी समझ नहीं सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो बारिश का मौसम है, ठीक है, आप क्या एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज शाम को बारिश होगी या नहीं होगी? नहीं कर सकते हो, आपके लिए डिफिकल्ट है वो समझना। लेकिन मौसम विभाग का एक कर्मचारी, मौसम विभाग का एक कर्मचारी, ठीक है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसने, हाँ, प्रेडिक्ट कर सकता है, हो सकता है वो भी गलत हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसने उस लेवल की पढ़ाई की हुई है, उसके पास उस तरह की समझ है, नॉलेज है, आपके पास नहीं है बेटा। इसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना किसी भी आम इंसान के लिए, किसी भी आम बिजनेसमैन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट पे कॉन्टिन्यूअसली लगे रहते हैं एंड मार्केट से कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो फिर भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थर्ड पॉइंट, अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी वो होती है जिसके बारे में हमें नॉलेज ना हो। तो अनसर्टेनिटी वो है जिसके बारे में अपन को नॉलेज ना हो, नो नॉलेज, वो होती है अनसर्टेनिटी जिसके बारे में नॉलेज ना हो। तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, इसलिए वो अनसर्टेन है, कल क्या हो जाए पता नहीं। ओके, मल्टीफेसिटेड, बहुत सारे चेहरे होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं, रिलेटेड भी होते हैं। तो किस तरीके से आप पे इफेक्ट डाल दे पता नहीं, पॉजिटिव फेज है, निगेटिव फेज है, कौन सा फेज है ये आपको देखने को मिलेगा। फार रीचिंग इंपैक्ट। अब फार रीचिंग इंपैक्ट का मतलब है कि भैया एक जगह पे कोई एक्टिविटी हो रही है ना, उसका इंपैक्ट दूसरी जगह पे पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे जब मैं आपको पार्ट्स वाली वीडियो लेके आया था ना, वहां भी मैंने आपको इस चीज बताया था कि भैया फार रीचिंग इंपैक्ट का मतलब ये है। एग्जांपल के तौर पे बच्चों आप ये लगा लो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई एंड इंडिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए, ठीक है, ड्यू टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बीच में जो उनके बीच में विवाद चल रहा था, उसकी वजह से इंडिया के बिजनेसेस को इफेक्ट पड़ा। आप समझ रहे हो कितना फार रीचिंग इंपैक्ट है। इंडिया का रशिया यूक्रेन की वॉर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे आया, और इंडिया की ही नहीं बाकी सारी इकोनॉमीज पे आया। तो ऐसा होता है। एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है? द लास्ट वन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब बच्चों ये है कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये रिलेटिव है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से काम करता है। जैसी कंट्री, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसी जैसी कंट्री होगी वैसा वैसा अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स। अब मैकडोनल्ड्स जो है वो अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में हर शहर में है, ठीक है, जापान में भी है। तो आपको क्या लग रहा है, जो जापानीज, अच्छा मैं बात करूं थाईलैंड में भी है, वियतनाम में भी है, जहां पे सी फूड बहुत खाया जाता है, आपको क्या लगता है मैकडोनल्ड्स आपको जो आलू का टिक्की बर्गर बना के दे रहा है, आपको लगता है कि वो जापान में बिकता होगा? जापान के लोग आलू को फ्राई करके खाते होंगे, उसमें प्याज और टमाटर और चाट मसाला डाल के? नहीं खाते हैं बेटा। वो वहां भी बर्गर बिक रहे हैं, बट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बिक रहे हैं। इंडिया में बर्गर बिक रहे हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बिक रहे हैं, ठीक है। जो पिज्जा आप खाते हो जिसके ऊपर पनीर और दुनिया भर की चीजें पड़ी होती हैं, वो इंडिया में आके ऐसा हुआ, पिज्जा हमेशा से ऐसा नहीं था, राइट। तो मतलब हर
कंट्री के हिसाब से अलग अलग चीजें बिकती हैं एंड हर कंट्री का अपना अलग अलग इन्वायरमेंट है। जैसे लेट्स से कि भाई यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यहां पे ठंडियां बहुत होती हैं, ठीक है, तो वहां का वैसा आपको बिजनेस करना पड़ेगा। इंडिया में गर्मी ठंडी, नॉर्थ इंडिया में खासकर गर्मी ठंडी बरसात सबके मौसम आते हैं, तो इंडिया में बिजनेस करने का आपका जो वो होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, वो कुछ अलग होना चाहिए। हालांकि बिजनेस एनवायरमेंट सबके अलग अलग होते हैं, रिलेटिविटी अलग अलग कंट्री की अलग अलग है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला जो फीचर निकल के आता है वो निकल के आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी की बात हो रही है, यानी कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। एक तो ये बात अपने को क्लियर हो गई, ठीक है। टोटल्स ऑफ ऑल दोज फोर्सेस या फैक्टर्स विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर है और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब जो फोर्सेस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो स्पेसिफिक, एक तो जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ एक फर्म पे इफेक्ट डालते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के, वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री पे इफेक्ट डालते हैं, टू ऑल द फर्म्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ियां बनाती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अगर मैं फर्म्स की बात करूं या कंपनीज की बात करूं तो फर्म्स कौन सी निकल के आती है भाई? टाटा एक अच्छी कंपनी है, मारुति, ओके, और ह्यूंडई हो गई, ठीक है। अब ये जो कंपनीज है ना, ये जो कंपनीज है ना बच्चा पार्टी, तो जब स्पेसिफिक फोर्सेस इफेक्ट डालती हैं तो किसी एक कंपनी पे डालती है, और जब जनरल फोर्सेस इफेक्ट डालती है ना, जब जनरल फोर्सेस बदलती हैं तो किस कंपनी को होता है? किसी कंपनी को नहीं होता, पूरी पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट आता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स की बात करें, मान लो किसी कस्टमर को टाटा की गाड़ियां चला चला के वो थक चुका है और वो मारुति की चलाना चाहता है, तो ठीक है भाई, फर्क किस पे आया? टाटा पे आया कि उनका एक कस्टमर बेस कम हो गया, उनका जो पॉपुलैरिटी है थोड़ी सी 1% कम हुई, ठीक है। सप्लायर, मान लो कोई सप्लायर है, मान लो एमआरएफ है, और वो अपना टायर मारुति को नहीं बेचना चाहता, फर्क किस पे पड़ेगा? मारुति पे पड़ेगा, टाटा पे थोड़ा पड़ेगा। ऐसे ही कॉम्पिटेटिव फर्म्स, मान लो ह्यूंडई की एक कॉम्पिटेटिव फर्म्स है आजकल, वो है किया, तो ह्यूंडई और किया का टफ कंपटीशन चल रहा है, तो सिर्फ ह्यूंडई और किया पे फर्क पड़ रहा है। इन्वेस्टर्स, मान लो कि किया के इन्वेस्टर्स जो है पैसा नहीं दे रहे हैं, तो किस पे फर्क पड़ेगा? किया पे फर्क पड़ेगा, यानी कि एक फर्म पे फर्क पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो फैक्टर्स है वो ये हैं, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटेटिव फर्म्स और इन्वेस्टर्स। और अगर जनरल की बात करता हूं तो जो जनरल ये जो हमारा ये है ना जनरल फोर्सेस, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे फर्क डालते हैं। जैसे मान लो कि भैया टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया, मान लो कि लेट्स से एन एग्जांपल कि गुड़गांव में है कंपनी मारुति का एक प्रोडक्शन वो हब है जहां पे मारुति अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं, एंड गुरुग्राम में कोई दंगा हो गया। अब सरकार ने कहा कि भैया सारे ऑफिस बंद रहेंगे, तो फर्क किस पे पड़ा? फर्क पड़ा आपके पूरे के पूरे मारुति के सेक्टर पे, एंड जो उसका फर्क क्या, जो उसका वो था, जितनी भी अलग अलग कंपनियां थी ना सब पे इफेक्ट गया, जितनी भी मतलब पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट जो है चला गया। एंड ये था आपका पॉलिटिकल और टेक्निकल इशू, ठीक है भैया। टेक्नोलॉजिकल इशू हो सकता है भैया फेलियर हो जाए, मशीन फेलियर हो जाए, और पॉलिटिकल इशू भी इसमें है, ठीक है। जो मतलब जो दंगे हुए, फसाद हुए, मान लो वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुए, तो कुछ इस तरीके से जो है एक फैक्टर्स जो है वो आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं या पूरे इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की या फीचर की, जो कि होने वाला है इंटर रिलेटेडनेस। बेटा इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये होता है कि सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई नई गवर्नमेंट आई, कोई न्यू गवर्नमेंट आई, एंड न्यू गवर्नमेंट ने आते ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हाँ। मान लीजिए कि कोई नई गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने आते ही क्या किया? गवर्नमेंट ने आते ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी, यानी कि एक्सिम पॉलिसी चेंज कर दी। अब भैया जब नई गवर्नमेंट आई तो उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चेंज की, तो नई गवर्नमेंट का क्या मतलब है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो ये है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और एक्सिम पॉलिसी का क्या मतलब है? एक्सिम पॉलिसी क्या है? एक्सिम पॉलिसी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो देख रहे हैं किस तरीके से एक
इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से दूसरा इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया। मतलब कि यहां पे बात हो रही है आपकी इंटर रिलेटेडनेस की, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कैसे इंटर रिलेटेड रहता है। बात करते हैं डायनेमिक नेचर की, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो या तो किसी एक में और या तो सब में कभी ना कभी कहीं ना कहीं चेंज हो ही रहा होगा, इसीलिए उसको कहते हैं डायनेमिक। देखो लिखा हुआ है कि चेंजेस इन सम और द अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस। चेंजेस होंगे, एक में होंगे नहीं तो सब में होंगे, लेकिन चेंजेस तो होंगे। Therefore it is said that business environment is dynamic। इसीलिए कहा गया कि बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, हमेशा बदलता रहता है, हमेशा। बिजनेस एनवायरमेंट इज एवर मतलब इज एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक इन नेचर, ठीक है, इसलिए हमेशा बदलता रहेगा। अब आपके बिजनेस को बदलते हुए एनवायरमेंट को समझना है और अपने आप को बदलना है और प्रॉफिट कमाना है, सिंपल सी बात है। चलो चौथा पॉइंट हो गया, पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है जिसके बारे में कुछ सर्टेनिटी के साथ कहा ना जाए, वो होता है अनसर्टेनिटी, ठीक है। मतलब नथिंग कैन बी सेड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी, जिसके बारे में कुछ भी कहा ना जा सके उसे हम लोग अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अनसर्टेन कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो कल क्या होगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, कल क्या होने वाला है ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। जो प्रोफेशनल लोग देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो लोग एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी टेक इनटू कंसीडरेशन द लाइकली चेंजेस बिफोर हैंड। अब ये लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कल ऐसा हो सकता है, तो आज ये प्लान बना के रख लो, ठीक है ना। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी। फिर आते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? एनवायरमेंट कंप्रोमाइजेस ऑफ मेनी फैक्टर्स। एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं एंड सबको समझना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है किसी बिजनेस के लिए। ऑल दीज फैक्टर्स रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर देयर इंडिविजुअल इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। कि भैया एक बिजनेस अगर बंद हुआ तो कितने रीजंस हैं, कितने फैक्टर्स की वजह से बंद हुआ। हो सकता है कि भैया टेक्निकल इशू भी हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू भी रहा हो सकता है कि भैया कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया हो कि भैया ये इलीगल काम करते हैं तो इनको बंद करो, तो लीगल भी हो सकता है। तो ये जानना कि किस इन्वायरमेंट का फर्क पड़ रहा है, किस फैक्टर का फर्क पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में ही ना आए कि गलत क्या हो रहा है, गलतियां कहां हो रही हैं। किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, वो बच्चा मैम से कहता है कि मैडम मुझे अपनी स्कूल का बच्चा है, वो अपनी मैम से कह रहा है कि मैडम क्या करो, मुझे यार मुझे कॉपी तो दिखा दो, मुझे पता चले मेरी गलती कहां हो रही है। मैडम कॉपी नहीं दिखाने को राजी, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार मेरे नंबर कटे कहां। मतलब कि गलतियां बिजनेस से हुई हैं, लेकिन किस एनवायरमेंट का फर्क पड़ा ये नहीं समझ में आया, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सेवेंथ पॉइंट इज रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑल रिलेटेड टू द लोकल कंडीशन। बिजनेस एनवायरमेंट रिलेट करता है लोकल कंडीशन से, ठीक है। और ये लोकल कंडीशंस अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग हो सकती हैं एंड अलग एक ही कंट्री में अलग अलग प्लेसेस की भी अलग अलग हो सकती हैं। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे तो भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, और एक ही कंट्री में अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करोगे, मान लो जम्मू कश्मीर पे अभी हो और 2 महीने बाद तुम बिजनेस कर रहे हो कन्याकुमारी में, ठीक है, केरला में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, तो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, जम्मू कश्मीर का और कन्याकुमारी का अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी। ओके, और अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अपने इंपॉर्टेंस की, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फायदे क्या है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं तो उसके क्या फायदे निकल के आते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यार फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो बदलेगा, ठीक है, हमने सच को एक्सेप्ट करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का काम है बदलना, हमारा काम है अपने आप को उससे 2 कदम आगे रखना। बिजनेस एनवायरनमेंट तो बदलेगा, हम कितने कदम आगे हैं उससे डिपेंड करता है एक कंपनी की सक्सेस, ठीक है। जब बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी लाता है, थ्रेट भी लाता है। अपॉर्चुनिटी कैसे लाएगा? अपॉर्चुनिटी लाएगा जब आप समझोगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मुझे अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। तो आपका अगर बिजनेस और आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया तो आप बहुत कम समय में बहुत पैसे भी कमा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मारुति सुजुकी ने देखा 1980s में, 1990s के टाइम पे कि इंडियन सिटीजन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है गाड़ियों को लेके, बट पैसा ना होने की वजह से वो महंगी गाड़ियां खरीद नहीं सकते हैं। मारुति ने स्मॉल फैमिली कार सेगमेंट के अंदर मारुति 800, वैगन आर और ऑल्टो जैसी गाड़ियां मार्केट में लॉन्च की, जो कि लो मेंटेनेंस की थी, हाई माइलेज था, सस्ती आती थी
और पेट्रोल के रेट भी बढ़ रहे थे, तो भी उस लहजे से भी देखा जाए तो मारुति की गाड़ियां बढ़िया मानी जाती थी, सेफ्टी भी थी। लोग कहते हैं मारुति की गाड़ियां भारी होती हैं, भारी इन द सेंस कि भैया जो जो लोहा इस्तेमाल होता है वो बड़ा तगड़ा इस्तेमाल होता है। तो अब बात ये हो रही कि यार मारुति ने ऐसी 3 गाड़ियां लॉन्च कर दी, एक के बाद एक के बाद एक। मार्केट में आज तक 2023 तक आप सोच रहे होंगे कि कौन आज की डेट में ऑल्टो ले रहा है, कौन आज की डेट में वैगनआर ले रहा है, लेकिन आज 2023 तक इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी का नाम है ऑल्टो, मारुति ऑल्टो। ठीक है, अब भैया ये है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपनी छोटी छोटी गाड़ियां निकालना शुरू कर दिया, जैसे Hyundai ने i20, i10, ठीक है, ऐसा सेंट्रो है ना, टाटा ने निकाल दिया टियागो, टिगोर और ये दुनिया भर की गाड़ियां। ठीक है, लेकिन मारुति का बोलबाला आज भी स्मॉल फैमिली कार सेगमेंट में है, स्विफ्ट डिजायर के माध्यम से, वैगनआर के माध्यम से, ऑल्टो के माध्यम से। ठीक है, तो भैया वही लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज रिफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस। आपको देखना है कि एक्सटर्नल चेंजेस तो होंगे, हमारे लिए पॉजिटिव क्या है, और उससे आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की, बिजनेस इंटरप्राइज की परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो और पैसे छाप सकते हो। मारुति वाला जो एग्जांपल है वो यहां पे लिखा हुआ है, मारुति सुजुकी इन इंडिया बिकम द लीडर ऑफ द स्मॉल कार सेगमेंट, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहां पे लोगों को लो मेंटेनेंस और हाई माइलेज की गाड़ियों की जरूरत है, जो कि स्मॉल फैमिली कार सेगमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल वगैरह के रेट भी बढ़ रहे थे। कुछ अच्छे फर्स्ट मूवर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट मूव करके अपनी कंट्री में बहुत पैसा छापा। लोकल में आपको, ग्लोबल में आपको दिख जाएंगे कोको कोला, जिसने, ये एक बेवरेज कंपनी है, आप जानते हो, अलग अलग ड्रिंक्स आती हैं कोको कोला की। केलॉग्स एक स्नैक्स की कंपनी है, तो ये बड़े फेमस है। अमेजन ने घर घर डिलीवरी शुरू की वर्ल्ड वाइड, फ्लिपकार्ट ने इंडिया में की। ठीक है, ओला ने कैब कंपनी चालू की, इंडियन लोगों को कैब में बैठाना शुरू किया। लोकल में देखा जाए, ओला ने कहीं ना कहीं उबर से इंस्पिरेशन ली थी, फ्लिपकार्ट ने कहीं ना कहीं जोमैटो से, फ्लिपकार्ट ने कहीं ना कहीं अमेजन से लिया था इंस्पिरेशन, स्विगी ने जोमैटो से इंस्पिरेशन लिया। जोमैटो को किसी जान पहचान की जरूरत है नहीं, आप जानते हो। नाइका एक फैशन ब्रांड है। तो लोकल लेवल पे भी देखते हैं बहुत सारे फर्स्ट मूवर्स निकलते हैं, और ग्लोबल मतलब ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो बहुत सारे फर्स्ट मूवर्स निकल के आते हैं। ठीक है, इसका मतलब बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी की बात तो कर ली कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो कैसे ग्रैब करना है, तुरंत ग्रैब करना है, लेकिन अगर खतरा आया तो कैसे बचना है। बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए खतरे लेके आता है, एंड आपको सिग्नल्स भी मिल जाते हैं कि खतरा आ रहा है। अब उन सिग्नल्स को आप कैसे देखते हो वो डिपेंड करता है, एंड वो इंश्योर करता है आपकी कंपनी सक्सेस होगी या फेलियर होगी। अगर आपने उन खतरों को समझ लिया, कंपनी सक्सेस, नहीं समझे तो फेलियर। देखो, बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिड थ्रेट। बेटा, बहुत सारे थ्रेट भी निकल के आते हैं। थ्रेट रिफर्स टू दैट ट्रेंड और चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच हिंडर्स द परफॉर्मेंस। और थ्रेट क्या होते हैं? थ्रेट वो चेंजेस होते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं। हिंडर मतलब खराब तरीके से अफेक्ट करते हैं। ओके, आपको क्या करनी चाहिए? आपको प्रॉपर एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर्स टू रिकॉग्नाइज वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम, जिससे क्या होगा कि आप अलग अलग खतरों का समय से पता लगा सकेंगे एंड फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, अगर आप वार्निंग सिग्नल्स को नहीं समझते हैं, तो कुछ इस तरीके का हाल होगा। आपकी कंपनी भले ऊपर चढ़ रही हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक दिन जो है लड़खड़ा के गिर जाएं, यानी कि कॉर्पोरेट फेलियर देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यार, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये बताओ, हमें अगर एनवायरनमेंट बाढ़ देता है, सूखा देता है, अर्थक्वेक देता है, लैंडस्लाइड देता है, तो हमें यही धरती, हमारा यही एनवायरनमेंट तो हमें मिनरल्स भी देता है, हमें कोल भी देता है, हमें पेट्रोलियम भी देता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ही खतरे भी हैं, एनवायरनमेंट में फायदे भी हैं। आपको समझना होगा कि आपको एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज कैसे लाने हैं। एक बिजनेस को समझना होगा कि बदलाव के साथ साथ जो एनवायरनमेंट हमेशा बदल रहा है ना, एनवायरनमेंट आपके लिए लेके आता है कुछ सारी चीजें, आपको उन रिसोर्सेज को टैप करना है। ठीक है, मतलब जो भी इनपुट्स हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है
इंप्लॉयज आएंगे भैया पानी पिएंगे, लेबर बढ़ाने पड़ेंगे आपको, मशीन्स बढ़ानी पड़ेंगी आपको या कम करनी पड़ेंगी, जैसा भी है, पैसा चाहिए होगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते समझते आप ये भी समझ जाओगे कि किन चीजों की जरूरत है और उन चीजों को फिर आप इकट्ठा करके लाओगे। अब बिजनेस मैनेजर को कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि रिसोर्सेज एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मिलते रहें और उसके बाद उन रिसोर्सेज को वो कन्वर्ट करे आउटपुट्स में, मतलब कि प्रोडक्ट बनाए कि भैया यहां से आया रॉ मटेरियल, यहां से आया रॉ मटेरियल और यहां से इसका बना दिया हमने प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट किसको चला जाएगा, कंज्यूमर को चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पॉलिसीज होनी चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलते ही हम तुरंत अपने आप को बदलें और रिसोर्सेज को लेके आए। ओके, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये टाइम है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, जहां पे बहुत सारे बिजनेसेस को खतरा हुआ। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी, दुनिया में हर कहीं कोरोना वायरस था और दुनिया में हर इंसान इससे अफेक्टेड हुआ। तो क्या बिजनेस, क्या आम इंसान, क्या राजा और क्या रंक, सब लोग अफेक्ट हुए, सबके घर वाले कहीं ना कहीं बीमार हुए, सबकी वैक्सीन लगवानी पड़ी, बहुत से लोगों के घरों में डेथ भी हुई। तो अब यहां पे ऐसे केसेस में आपको रैपिड चेंजेस से कोप करना पड़ेगा, कोप मतलब उनको डील करना पड़ेगा, चेंजेस होंगे। अब कोविड-19 की बीमारी आई तो लॉकडाउन लगा, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपको आपके पास अब बिजनेस करने के मौके नहीं थे, बट अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस में थे आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से कुछ मौके आपको देखने हैं एंड रैपिड चेंजेस से क्या करना है, कोप अप करना है। The business environment should be monitored regularly by the organization in order to remain updated. Business environment को regularly monitor करना पड़ेगा ताकि आपका जो business organization है वो updated रह सके। Business environment enables the business to cope with the changes in the external environment and make relevant changes in their external environment. In their business, besides decision making should be faster. Okay, यहाँ पे decision, अगर आपको बदलते हुए environment के साथ डील करना है ना, तो आपके फैसले लेने की क्षमता फास्ट होनी चाहिए, प्रोसीजरल डिले कम होने चाहिए, ठीक है, डिले नहीं करना आपको बिल्कुल भी, एंड शुड बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल भी डिले नहीं, बिल्कुल भी देर नहीं लगानी है, ठीक है। तुरंत एनवायरनमेंट बदला, तुरंत फैसला लो कि अब हमें क्या करना है, ठीक है ना। इसके बाद फास्ट होना चाहिए आपका, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी आप अपनी कंपनी के लिए बेहतर डिसीजन ले रहे हो, वो आपका जल्दी जल्दी होना चाहिए, फास्ट डिसीजन लेने वाले होने चाहिए, ठीक है। पता चला इतना देर भी ना कर दो कि मौका हाथ से निकल जाए। फिर आते हैं, एक मेरे पीछे आपको एक तराजू दिख रहा होगा जहां पे एक तरफ पैसा है तो एक तरफ बिजनेस है। इसका मतलब कि पैसे के साथ साथ बिजनेस खुद इंपॉर्टेंट है, बिजनेस की गुडविल इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट इमेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते रहोगे ना तो एक और फायदा होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझोगे, मुश्किल वक्त में भी कमांडो सख्त बन के बाहर आओगे तो क्या होगा, आपकी कॉर्पोरेट इमेज बनेगी, आपकी गुडविल बनेगी। पढ़ के देखते हैं। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग से आप रियलिस्टिक प्लान्स बना पाओगे और रियलिस्टिक प्लान्स और पॉलिसीज से आप उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से क्या होगा, आप अपने गोल्स को स्मूथली अचीव कर लोगे और स्मूथली अचीव करने के बाद, ठीक है, लोगों को लगेगा कि यार इतने मुश्किल वक्त में भी ये कंपनी रन करती रही, तो कहीं ना कहीं आपकी रेप्यूटेशन गेट्स इनहैंस्ड, आपकी रेप्यूटेशन भी बढ़िया बनेगी। चलो, ये हो गए 5 पॉइंट और अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ, जो कि इशारा करता है कि भैया हमको बिजनेस एनवायरनमेंट आगे बढ़ना भी सिखाता है, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ आते हैं। क्या है अगला पॉइंट, हेल्प इन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बेटा लर्निंग, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर एक जैसा बना रहेगा ना तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, अगर बदलेगा नहीं तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा, बदलेगा तो सीखेंगे, बदलेगा नहीं तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, बेटा टेक्नोलॉजी में आए दिन रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, इंस्टेंट ग्लोबल कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, डिमांडिंग कस्टमर्स हो रहे हैं, ठीक है, और ब्रांड लॉयल्टी बहुत कम हो गई है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब यह है कि मान लो ये पेन जो है मुझे खरीदना है, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड का है, XYZ ब्रांड का नाम है, मैं इसी पेन को यूज करता हूं, लेकिन मेरा इससे मन भर गया, मैंने किसी और पेन को खरीद लिया, इसका मतलब मैं इस पेन की कंपनी के प्रति लॉयल नहीं रह गया। तो आजकल कस्टमर्स ऐसे ही हैं, कस्टमर को बदलते हुए जमाने के साथ सब कुछ ट्राई करना है, वो एक ब्रांड पे टिके नहीं हुए हैं, लो ब्रांड लॉयल्टी है उनकी। तो आपको ये सारे चैलेंजेस को समझना पड़ेगा एंड आपको कुछ भी हो, चाहे जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट जा रहा हो, आपको सुटेबल वेज ऑफ एक्शन निकाल के देने पड़ेंगे कि भैया इस सिचुएशन में हम कैसे कैसे काम करेंगे। इससे क्या होगा, आप लर्न करोगे, आप एनवायरनमेंट को समझोगे और आप अपने आप को हमेशा बचाते हुए आगे भी बढ़ोगे।
ओके जी, पॉइंट नंबर 6 हो गया। और अब बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। हमारा इन्वायरमेंट का जो पार्ट है वो यहां से शुरू होता है। एंड इन्वायरमेंट की अगर बात किया जाए बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो दो ही चीजें यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। एक आता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो देखो बिजनेस इन्वायरमेंट के दो हिस्से मैंने कर दिए। एक इंटरनल आपको दिख रहा होगा, एक एक्सटर्नल दिख रहा होगा। एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो भी है, लेकिन ये समझने से पहले इसको भी बाद में कर देते हैं, इसको तो बाद में समझ लेंगे। पहले अपन को समझना है इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि कंपनी को अंदर से इफेक्ट डालता है। देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट रिफर्स टू द कल्चर, मेंबर्स, इवेंट्स एंड फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी के अंदर ही है, ऐसे फैक्टर्स जो एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं और अंदर से ही इफेक्ट डालते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने की जो वो पूरी प्रोसेस है ना, वो इफेक्ट होती है। अब पढ़ना यह है कि कौन कौन सी चीजें आती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। दोज फैक्टर्स आर यूजुअली अंडर द कंट्रोल। अच्छा, एक बात और कि बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं ये सारे फैक्टर्स। इंटरनल इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो बिजनेस के कंट्रोल में होता है, लेकिन एक्सटर्नल बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस है। इंटरनल इन्वायरमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। समझ गए होगे बात? ठीक है, चलो अब समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मेरे क्या बिलीव्स हैं, मेरे बिजनेस की क्या वैल्यूज हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो सिर्फ मेरा बिजनेस ही कस्टमर्स को डिलीवर करता है। कुछ वैल्यूज के नाम बता देता हूं, जैसे कि भाई सोशल वेलफेयर करते रहना, और इसके अलावा आपको यह कह सकते हो कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचना, किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड ना करना, किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड ना करना, पैसों का लेन देन बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, ये वैल्यूज हो सकती हैं। रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट डेली नीड के प्रोडक्ट है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, अगर आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, तो उसको बहुत महंगा नहीं मतलब करके मत बेचो। जैसे नमक, अगर आपकी कंपनी नमक बनाती है तो आप बहुत महंगा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो फेयर क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फेयर रेट्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सारी कुछ वैल्यूज आपकी हो सकती हैं। मिशन की बात करें तो आप अपनी कंपनी को 5 साल में, 10 साल में कहां देखना चाहते हो, आपका मिशन क्या है। जो आपका मिशन होगा ना, आपकी एक्टिविटीज भी वैसी होंगी। जैसे अगर कोई बच्चा और वो कहता है कि सर मेरे को बड़ा होके आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए उसको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी एंड उसको आईएएस जैसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसका मिशन उसके इंटरनल उसको झकझोर के रखेगा कि हाँ यार तेरे को पढ़ना है, तेरे को आईएएस बनना है, तेरे को पढ़ना है, तेरे को आईएएस बनना है। आपका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चीजें बटी हुई हैं, लोग, डिपार्टमेंट कैसे बटे हैं, फॉर्मली बटे हैं, इनफॉर्मली बटे हैं, फंक्शन के हिसाब से बटे हैं, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट के हिसाब से बटे हैं, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ये देखा जाएगा। कॉर्पोरेट कल्चर, आपकी कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, लोग आपकी कंपनी से सेटिस्फाई है या नहीं है, उनको पैसा प्रॉपर तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप उनको छूट देते हो कुछ बोलने की, सोचने की, या नहीं देते हो, वो सारी चीजें आती हैं। जो लोग आपके यहां काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। लेबर यूनियन, लेबर्स मिलकर यूनियंस बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जो हमेशा कहते रहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो लेबर यूनियंस आपकी कंपनी में सपोर्टिव है या नहीं है। पता चला लेबर ही आए दिन धरने प्रदर्शन में बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। अब आपका प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है, तो वो भी आपके लिए एक समस्या है। फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, आपकी कंपनी के साथ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कितनी है, कितने एसेट्स हैं आपके, कितनी लाइबिलिटीज हैं आपकी, और आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको माइक्रो एनवायरनमेंट भी यहां पे समझा देता हूं, बट मैक्रो नहीं समझाऊंगा, मैक्रो आपको बाद में समझाऊंगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट आता है। माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो किसी भी कंपनी को थोड़ा मतलब एक कंपनी पे फर्क डालता है, जस्ट लाइक स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, मतलब एक कंपनी की बात करता है। और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, वहां पे यही पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे डिमांड, जैसे सप्लाई। लेकिन अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। ठीक है,
तो माइक्रो एनवायरनमेंट किसी एक कंपनी पे फर्क डालता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके कस्टमर्स ब्रांड लॉयल है कि नहीं है, कस्टमर्स रिपीटेड सेल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कोलगेट करता है और वो कोलगेट ही करता आ रहा है पिछले 25 सालों से, तो इसका मतलब वो ब्रांड लॉयल है। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो एक महीने कोलगेट करता है, फिर पेप्सोडेंट करता है, फिर दंतकांति करता है, फिर मेसवाक करता है, फिर सेंसोडाइन करता है, फिर सेंसिटिविटी करता है, पता नहीं क्या क्या वो मतलब ब्रश में करता है, तो उसका मतलब वो अपनी कंपनी के प्रति ब्रांड लॉयल नहीं है। तो कस्टमर्स का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं मार्केट में, आपके कॉम्पिटिशन में जो फर्म्स हैं वो कितनी स्ट्रांग है मार्केट में। अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो खतरा है, कम स्ट्रांग है तो ठीक है चलो चल जाएगा काम। मार्केट कैसी है आपकी, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, आपकी मार्केट में मोनोपोली है, कैसी मार्केट में आप प्ले कर रहे हो, उसका फर्क पड़ता है। आपके सप्लायर्स रॉ मटेरियल आपको क्रेडिट पे देते हैं कि नहीं देते हैं, रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है। और आपके इंटरमीडियरीज, एजेंट्स जो आपके सामान को डिलीवरी करते हैं, जैसे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ आपने हाथ मिला रखा है, प्रोडक्शन आप करते हैं, उनका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है, अब वो इंटरमीडियरीज कैसे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है। ओके, बात करते हैं बच्चा पार्टी इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक में बहुत सारे आते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिकल। तो बात करते हैं सबसे पहले, यहां पे एक बार आप हाँ और देख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा फर्म, ये सारे हैं जो वो है माइक्रो फैक्टर्स, कंपटीटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरीज। तो ये आ जाते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में, लिख दे रहा हूं माइक्रो, और ये आ जाते हैं मैक्रो में। ठीक है, मैक्रो में क्या क्या आ रहा है पढ़ लो, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंट। जो पिंक कलर में है वो कंपनी के आसपास के ही फैक्टर्स है, कंपनी थोड़ा बहुत इन पे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो ब्लू कलर में है वो कंपनी से थोड़ा दूर है, कंपनी के कंट्रोल में थोड़ा कम है। ठीक है, या मान के चलिए ना के बराबर है, थोड़ा नहीं पूरा मान लीजिए कि भैया कंट्रोल में है ही नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपको लीगल ऑर्डर सुनाएगी, आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ रही है। राइट, अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, हाँ ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो एक्चुअली में इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस चाहता क्या है, चाह क्या रहा है बिजनेस, प्रॉफिट कमाना है, सेल बढ़ाना है, एडवर्टीजमेंट करना है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस के हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है, समझ रहे हो ना कि ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। ऑब्जेक्टिव मतलब कि कंपनी, व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव, कंपनी अचीव क्या करना चाहती है। बेटा अब ये बताओ, तुम्हें अचीव करना है 90+ मार्क्स, तो तुम्हारा काम उसी तरीके का होगा ना, जो पढ़ाई करोगे वो उसी तरीके की करोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव से फर्क पड़ता है। फिर आता है मैनेजरियल एटीट्यूड। मैनेजरियल एटीट्यूड का मतलब है कि कहीं हमारा जो मैनेजर है वो बायस तो नहीं है, अगर बायस है तो गलत है, वो साइंटिफिक डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, साइंटिफिक एनालिसिस करता है कि नहीं करता है, ठीक है, सबसे इनिशिएटिव लेने को कहता है कि नहीं कहता है। तो हमारा मैनेजरियल एटीट्यूड क्या है, जो मैनेजर हमारी कंपनी का है ना उसका एटीट्यूड क्या है, वो सिर्फ अपनी बात सुनना चाहता है, किसी की नहीं सुनना चाहता, क्या है ऐसा है। ठीक है, ये सारी चीजें। थर्ड में आता है पॉलिसीज, बिजनेस की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी मतलब होता है कि जब आपकी कुछ पॉलिसीज एक कंपनी बनाती है कि ताकि वर्कर्स की सारी एनर्जी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाई जाए, तो पॉलिसी कैसी है कंपनी की। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, डिविजनल है, फंक्शनल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में। बेसिक बात ये बता दे रहा हूं कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है काम का और लोगों का। अगर प्रोडक्ट के हिसाब से कर रखा है तो डिविजनल स्ट्रक्चर, अगर फंक्शन के हिसाब से कर रखा है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है या कम है उसका फर्क पड़ेगा कि भैया पता चला एक कॉन्ट्रैक्ट आया और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लो है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर पाओगे, लॉस हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स आपके स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, तो उसका फर्क पड़ता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, अपने काम में कितना अच्छे हैं, उसका फर्क है। प्रोडक्शन मेथड, आप किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हो, आप लेबर से काम निकलवा रहे हो आज की डेट में, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे आप कैपिटल के माध्यम से मशीन्स लेके आते हो और मशीन से काम करवा रहे हो। दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप MIS कैसे कर रहे हो, मैनेजमेंट तक
अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, मैनेजमेंट कितना एक्टिव है डिसीजन लेने में, इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। 9th आता है पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट है वो कंपनी की डेली वर्किंग में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ मैनेजमेंट ही देख रहा है, क्या वो डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर वो डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे वर्कर्स भी मोटिवेटेड रहेंगे, और वर्कर्स को एक डर भी होगा कि भैया काम करो नहीं तो मैनेजर आके देखेगा। अगर मैनेजर पता चला 2 महीने तक आया ही नहीं जहां फैक्ट्री है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। और कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के असली मालिक हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या रणनीतियां हैं, क्या डिसीजंस हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। समझ गए ना। तो ये सारी चीजें एक कंपनी को इंटरनली फर्क डालती हैं, और कंपनी इन पे अपना कंट्रोल भी कर सकती है। कंपनी का कंट्रोल होता है इन सारी की सारी चीजों पे। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करूं तो कंपनी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे। हाँ भाई, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेटा आप बात करने वाले हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली वो एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी के बाउंड्री से बाहर होता है और जिसके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी अपने आप को सिर्फ बचा सकती है, जैसे ये बंदा छाता लेके खड़ा है ना, अपने आप को बचा रहा है, ठीक है, अपने आप को बचा सकती है, फायदे भी निकाल सकती है लेकिन थोड़े कम, ठीक है ना। देखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी के इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स, ठीक है, जो कंपनी के बाहर होते हैं। ओके, द बिजनेस मस्ट एक्ट और रिएक्ट, या तो बिजनेस एक्ट करे या तो रिएक्ट करे। बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज, ये चेंज का साइन है, चेंज होने से पहले आप करते हो एक्ट, और चेंज होने के बाद आप करते हो रिएक्ट। तो अब बिजनेस को समझना पड़ेगा कि चेंज होने से पहले एक्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट ना हो, ठीक है। एक्ट और रिएक्ट करना ही पड़ेगा अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, फ्लो बनाए रखने के लिए आपको एक्ट और रिएक्ट करना पड़ेगा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 टाइप। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 2 तरीके के होते हैं, माइक्रो एंड द मैक्रो। अगर मैं माइक्रो ये देखो टाइप्स लिखा हुआ है ना, द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट डायरेक्टली इंपैक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। माइक्रो एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी कंपनी के ऑपरेशन पे इंपैक्ट डालते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जो जनरल फैक्टर्स होते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट। कंपनी कितनी सक्सेसफुल होगी डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रही है चीजों को, कितनी जल्दी मैक्रो एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रही है। चलिए जी, बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की। मैंने आपको बता दिया, कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक और मार्केट इंटरमीडिएट्स। कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी है कि नहीं है, कस्टमर्स रिपीटेड सेल देते हैं या नहीं देते हैं, इसका फर्क पड़ जाता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, दोबारा बता दे रहा हूं। ब्रांड लॉयल्टी, और आप कह सकते हो कि भाई रिपीटेड सेल एक कस्टमर से आनी चाहिए, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स वगैरह रेगुलरली सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, इसका फर्क पड़ता है। कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, आप मार्केट में इकलौते इंसान हो तो आपकी मोनोपोली होगी, आपके जितने और भी बहुत सारे हैं तो भैया परफेक्ट कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन है, ठीक है, मार्केट आपका कैसा है, बेसिकली इसकी बात हो रही है। जो पब्लिक है उसके अंदर आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, या रेप्यूटेशन कैसी है, पब्लिक इमेज या फिर रेप्यूटेशन आपके बिजनेस की कैसी है, या फिर कह सकते हैं आपके बिजनेस की गुडविल कैसी है। अब भैया इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। और फिर आता है मार्केट इंटरमीडिएट्स, भैया मतलब एजेंट्स, ठीक है, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, ये सारे लोग आपको सपोर्ट कितना करते हैं इसका भी फर्क पड़ता है। तो ये होगा आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स। और अब बच्चों आज के हॉट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है,
वो है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट, और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स आप पढ़ते आए हो ना 11 से, तो 11 क्लास और 12 क्लास में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको इतना आइडिया होगा कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इंटरेस्ट रेट, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की बनाई हुई मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई फिजिकल पॉलिसी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुदरा महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, सब्सिडीज, टैक्सेस, ये सारी चीजें कहां आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। अब किसी भी कंपनी के लिए टैक्स का अचानक से बदल जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का अचानक से बदल जाना खतरनाक है या नहीं है? तुम बताओ, खुद सोचो, है या नहीं है? फर्क पड़ेगा किसी कंपनी को या नहीं पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पे अभी निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी लगा दी 28% की ऑनलाइन गेमिंग एप्स के ऊपर। पहले 0% टैक्स दे रहे थे, अब 28% दे रहे हैं। मतलब 100 में से 28 रुपए वो टैक्स दे देंगे, बचेगा 72। अपने प्रॉफिट में, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों पे वो टैक्स दे देंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कुछ ऐसे ही चीजों के फैक्टर से मिलकर बनता है। लोगों की इनकम कितनी है, कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस लेवल का क्या है, ठीक है, सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें तो कॉम्पिटिटर्स, डिमांड, मार्केट शेयर, सप्लाई, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चेन कैसे हैं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक में देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या आता है भैया? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई है किसी कंट्री में, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होंगे तो आप लोन नहीं ले पाओगे, लोन नहीं ले पाओगे तो पैसा नहीं होगा आपके पास, वो एक बड़ी दिक्कत है। जीडीपी हमारी टोटल कंट्री की कितनी उठ रही है भाई? कंट्री की ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसी पॉपुलैरिटी है? जैसे अमेरिका के बदले अगर देखा जाए बेटा, डॉलर के बदले रुपया जो है वो कमजोर होता है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्टर होगा और बेटा उसको किसी करेंसी में पैसा लगाना होगा तो वो डॉलर में पैसा लगाएगा, रुपए में पैसा नहीं लगाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट क्या है, कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो भैया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस तरीके से इफेक्ट डालता है ये आपने देख लिया होगा। जो चीजें हैं वो आपको याद करनी है कि हाँ भाई कौन कौन से फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो हमारा जो देश है बेटा, इंडिया जो है वो मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में छोले भटूरे फेमस है तो साउथ इंडिया में डोसा, इडली, उत्पम फेमस है, ठीक है। तो खाना अलग है, भाषाएं अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, लोगों के रहने का तरीका अलग है, एनवायरमेंट अलग है, ठीक है, हर तरीके की चीजें अलग हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो पूरी सोसाइटी पे के फैक्टर से मिलकर बनता है। जैसे सोसाइटी के कुछ अपने कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स मतलब रीतियां, मैं कुरीतियां या अच्छी रीतियों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसी रीतियां जो सोसाइटी मानती है, कुछ बिलीफ है ना। जैसे भाई इंडियंस का हमेशा से गॉड पे एंड सुपर नेचुरल थिंग्स पे भरोसा रहा है कि ऐसी चीजें हैं जो आज भी दुनिया को चला रही हैं। एक बिजनेस को इन सब चीजों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर अपने बिजनेस को चलाए रखना है। लिटरेसी रेट, भाई पढ़ने लिखने की क्या है इंडिया में, कितना लोग पढ़ने लिखने पे रुचि दिखा रहे हैं। एजुकेशनल लेवल इंडिया में कैसा है, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, वैल्यूज कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं। जैसे कि आजकल लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, इसी वजह से लोग आजकल मिनरल वाटर पीना पसंद करते हैं, बोतल वाला पानी पीना पसंद करते हैं, कोक की जगह डाइट कोक पीना पसंद करते हैं, समोसा वगैरह खाना लोगों ने कम कर दिया है, फैटी फूड अब कम हो गए हैं, एंड क्योंकि लोगों को अपनी हेल्थ की चिंता भी सताने लगी है। तो ये हो जाता है आपका सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। ओके, द थर्ड इन्वायरमेंट इज, आप समझ गए होंगे कौन सा इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बेटा आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आजकल रेलवे की टिकट भी फोन पे बुक हो जाती है, आजकल एयरप्लेन की टिकट भी फोन पे बुक हो जाती है, आजकल गाड़ियां अगर हाईवे पे लेके जा रहे हो फास्टैग फोन से कट जाता है, पेटीएम से, मतलब पेटीएम वॉलेट से। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं तो और क्या है। आज आप टेक्नोलॉजी के जमाने में, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप वही घिसा पिटा अपना बिजनेस करेंगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास, आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज आप देखते हो कि सब्जी वाला भी अगर एक गली में घूम रहा है तो वो भी क्यूआर कोड का स्कैनर लेके घूम रहा है कि भैया स्कैन करो और सब्जी वाले को पैसे दे दो। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, लोगों के पास टूटे ही नहीं है, लोग कैश लेके ही नहीं चल रहे आज के जमाने में, लोग सब्जियां नहीं खरीदेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो टेक्नोलॉजी के चेंज होने के इफेक्ट से बदलता है, ठीक है, कि भैया टेक्नोलॉजी कैसी चेंज हो रही है। ओके, आजकल हर नए दिन पे नए नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आने लगे हैं। एक बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एंड ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करके एक कंपनी कंपटीशन को भी फेस करती है
एंड अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव करती है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है कि भैया डिजिटल वॉचेस की जगह आजकल लोग स्मार्ट वॉचेस पहनने लगे हैं। ठीक है, डिजिटल वॉचेस भी नहीं आ गई आजकल, तो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जहां पे आपकी हार्ट बीट भी बता रहा है ना, बीट्स पर मिनट बीपीएम भी बता रहा है, आपके स्टेप बता रहा है, कितना दौड़े कितना खेले कूदे सब बता रहा है। आर्टिफिशियल फैब्रिक चलने लगे हैं आजकल ट्रेडिशनल फैब्रिक के बदले। आजकल रेलवे टिकट भी इंटरनेट पे बुक होने लगा है। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के कहीं ना कहीं अंदर ही है। ओके, पहले आप आज से 5-6 साल पहले ही चले जाओगे, 7 साल पहले 8 साल पहले चले जाओगे, साइबर कैफेज खुलते थे जहां पे लोग अपना 1 घंटे का पैसा देते थे एंड सिस्टम यूज करते थे नेट चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए यूज करते थे, फॉर्म भरने के लिए यूज करते थे। आजकल आप देखो तो सबके हाथ में इंटरनेट है। आजकल वो बिजनेस आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, आज भी कुछ लोग हैं जो प्रिंटर लेके बैठे हुए हैं, आपका सामान प्रिंट कर देंगे, बट आपको 1 घंटे के हिसाब से कंप्यूटर चलाने के लिए साइबर कैफे शायद ना मिले, क्योंकि वो धीरे धीरे अब आउटडेट हो गया वो बिजनेस। अब सबके हाथ में लैपटॉप है, अब सबके हाथ में फोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है। कोई नहीं आ रहा आपके पास 1 घंटे का पैसा देके इंटरनेट चलाने, या आ भी रहे तो वो उतने लोगों से पैसा नहीं कमा पाएगा। ठीक है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा एक यस नो यानी कि दंगा फसाद की स्थिति, जहां पे आपको याद आ जाती है हमारे देश की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। अभी फिलहाल ही में हरियाणा के नू इलाके में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं। ठीक है, जब भी दंगे होते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई किसी ने राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। वो कितना सच है कितना झूठ है वो तो एक अलग कहानी है, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस को लेके। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री में है या नहीं है, कहीं इनस्टेबिलिटी तो नहीं है, कम्युनल वायलेंस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, अगर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होंगे किसी भी कंट्री में तो ये अच्छी बात है, और इससे मार्केट में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई इंडिया इज डूइंग गुड एंड आजकल लड़ाई झगड़े राइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कितना सपोर्ट कर रही हैं बिजनेस को। जैसे कि इंडिया, एक रिपोर्ट आती है बच्चों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी कि बिजनेस करना इंडिया में कितना आसान है उसमें अपनी रैंकिंग बहुत अच्छी कर ली है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। अमेरिकन इकोनॉमी इतनी जल्दी डेवलप क्यों करती है बेटा, क्योंकि अमेरिका में लोगों को नौकरियां करना बाद में, पहले स्टार्टअप करना सिखाया जाता है। इंडिया में बच्चों को यह बोला जाता है कि बेटा पढ़ लिख लो और बड़े होके अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो इकोनॉमीज कैसा कर रही है उसका डिपेंडेंसी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी होता है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी इन पावर, जो पार्टी पावर में, जो सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी क्या है, वो कैसा विचारधारा रखते हैं, क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में। ब्यूरोक्रेसी का नेचर, जो नौकरशाही है, जो प्रजातंत्र है, राजतंत्र जो है, उसका नेचर कैसा है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की कैसी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है बच्चों, ओके जी। एंड लास्ट है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑर्डर आते हैं, कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, कमीशंस के जजमेंट आते हैं, एजेंट्स के जजमेंट। कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर दे, एजेंसीज अगर कोई ऑर्डर दें, कमीशंस अगर कोई ऑर्डर दें, वो सारा आपका आ जाता है लीगल इन्वायरमेंट में। जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का जो एडवर्टीजमेंट है वो बैन है टीवी पे, आप नहीं कर सकते हो। सिगरेट के डिब्बे के ऊपर टोबैको कॉजेस कैंसर ऐसी करके वार्निंग दी होती है, आप सिगरेट्स ऐसे बिना वार्निंग के नहीं बेच सकते हो। ये आपके लीगल कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए लेके आने वाला हूं प्लानिंग की। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए CUET 24/7 चैनल के साथ। जय हिंद।